हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुदेश जोशी आपका इस ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। हमारे विषय संस्कृत में इस ऑनलाइन क्लासेज के जरिए जो टॉपिक चल रहा था वह था संधि, और संधि के अंतर्गत हमने जो संधि के मुख्य भाग थे और मुख्य भागों में जो स्वर अच संधि थी, स्वर अच संधि, उसके सारे जो उपभेद थे उनको अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है। उनकी परिभाषा वगैरह, उनके उदाहरण, किस प्रकार संधि विच्छेद होती है, कैसे संधि होती है, ये सारे नियम और सूत्र हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमारे संधि का दूसरा भाग इसका व्यंजन हल संधि। व्यंजन हल संधि ये जो भाग चल रहा था हमारा, इस व्यंजन हल संधि में किस प्रकार किसी पद की संधि विच्छेद करनी है, कैसे पदों का हमें संधि करके पद बनाना है, ये सारे जो नियम थे, सूत्र थे, मैंने लास्ट वीडियो तक आपको बता दिए थे। आपके सिलेबस में जो कक्षा 10 है उसके सिलेबस से संबंधित जो संधि कौन कौन सी आती है, 4 नंबर की आपकी संधि आएगी इसके अंतर्गत। अब इसमें जो व्यंजन हल संधि थी, उस व्यंजन हल संधि में आपके जो उपभेद थे, उन उपभेदों में मैंने जो इसके उपभेद थे संधि के, उनमें से आपको जसत्व के बाद में परस्व वर्ण, ये दो संधियां थी, जसत्व और परस्व वर्ण। इन दो संधियों को मैंने आपको लास्ट वीडियो तक बताया था, इनके क्या नियम होते हैं, किस प्रकार संधि विच्छेद करनी है, कैसे संधि करनी है, इन दोनों को बताया था। इसका एक उपभेद और है, जो उपभेद है वह है मोनुस्वार। मोनुस्वार संधि ये तीसरा उपभेद है इसका, जो आपके सिलेबस से संबंधित है। अब इस मोनुस्वार संधि को समझने से पहले आपको जसत्व और परस्व वर्ण संधि को फिर से दोहराना होगा। जसत्व संधि और परस्व वर्ण संधि को फिर से आपको मैं थोड़ा सा बेग लेके चलता हूं, फिर से आपको समझना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जसत्व संधि का मैंने क्या बताया था कि यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का, अब वर्ग से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मैंने बताई थी, यानी वर्ग आपको समझना है। कै वर्ग होता है, फिर से बता दूं, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, जिसे हम ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। तो इस जसत्व संधि में क्या होता है, पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद के आरंभ में घोष वर्णों को छोड़कर, घोष जो वर्ण होते हैं अर्थात जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनको छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आए, कोई सा भी स्वर या व्यंजन आए तो संधि करते समय पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ये क्या वर्ग है, जैसे
इस संधि के अंतर्गत मैंने उदाहरण बताए थे आपको, यानी कि जब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण पूर्व पद के प्रारंभ अंत में आ जाए, पूर्व पद के अंत में, और उत्तर पद किसी स्वर या व्यंजन से प्रारंभ हो केवल अनुनासिक वर्णों को छोड़कर, तो संधि जब हम करेंगे तो यह है पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे द अपने वर्ग का तीसरा वर्ण द बन जाता है, इसी प्रकार जैसे जितने भी वर्ग हैं उसका प्रारंभिक, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ये जो संधि थी वो थी आपके जसत्व। परस्पर वर्ण संधि में क्या था? परस्पर वर्ण संधि में वही पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसमें हमने पांचवें वर्ण को और शामिल किया है, अर्थात अनुनासिक वर्णों को और शामिल कर दिया था। और उत्तर पद किसी अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होता है। उत्तर पद अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होता है, तो संधि करते समय पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है, अर्थात अनुनासिक वर्ण बन जाएगा। मैंने इसमें उदाहरण बताया था आपको, जैसे चिद धनमय, चिद धनमय, इस संधि में। तो इस परस्पर वर्ण संधि में क्या होता है? किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण पूर्व पद के अंत में आना चाहिए और उत्तर पद का प्रारंभ अनुनासिक वर्ण से होना चाहिए, न कि मैंने बताया था आपको इसमें घोष वर्णों को छोड़कर किसी स्वर या व्यंजन से, ये नहीं, इसमें आपको अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होना चाहिए, पांचवें वर्ण से। तो संधि जब हम करेंगे तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण बन जाएगा, घोष वर्ण बन जाएगा और इसकी संधि हो जाएगी चिन्हमय। ये इसकी संधि होगी, ये हो जाएगी परस्पर वर्ण संधि। ये बिल्कुल थोड़ा सा बेक लेके गया हूं मैं आपको। अब हमारी जो संधि है, इस संधि का मुख्य जो भाग है एक और मनुस्वार संधि। अब इस मनुस्वार संधि को आपको अच्छी तरह से समझना है, इसके लिए आपको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। इसका जो भाग है वह है मनुस्वार। और मनुस्वार संधि की क्या परिभाषा होगी? मनुस्वार संधि, इस मनुस्वार संधि के अंतर्गत क्या होता है? उदाहरण और परिभाषा में दोनों लिखा रहा हूं। यदि संधि विच्छेद पदों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण मकार अर्थात मैं, यहां मैं के नीचे मैंने हलंत लिखा है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यानी हलंत का मतलब है ये जो वर्ण है वो स्वर रहित है। तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत यदि संधि विच्छेद किया हुआ पद है, संधि विच्छेद किया हुआ पद और संधि विच्छेद किए हुए पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण मकार अर्थात मैं से अंत होने वाला हो, मैं के नीचे हलंत होना अति आवश्यक है, तब ये नियम लागू होगा, तब सूत्र लागू होगा। तो मकार हो तथा उत्तर पर हल अर्थात व्यंजन से आरंभ होता है तो संधि करते समय
पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं अनुस्वार, अनुस्वार होता है ये, अनुस्वार में बदल जाता है, इसीलिए संधि का नाम रखा है मोनोस्वार, अर्थात मैं का अनुस्वार हो जाना। अब नियम और कंडीशन क्या है इसमें, पुनः आप देख लो एक बार फिर से। इसमें नियम और कंडीशन क्या होती है? यदि संधि विच्छेद किया पद है और संधि विच्छेद किए हुए पद में पूर्व पद का यानी जो धन प्लस का चिन्ह होता है उससे पहले वाला पद, उसका अंतिम वर्ण यदि मकार है, मैं हूं, तथा उत्तर पद हल, हल का मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कैसे लगातार जो हैतक वर्ण होते हैं, कैसे लगातार हैतक ये हल लगाएंगे, अर्थात ये व्यंजन होते हैं। संधि से संबंधित समझ लो आप, व्यंजन से हल संधि कहते हैं, कैसे लगातार हैतक जो वर्ण होंगे उनको हल का रहता है व्यंजन। तो उत्तर पद का आरंभ हल से हो तो संधि करते समय पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं, जो मकार होता है अंत में मैं लिखा हुआ होता है, वह अनुस्वार में बदल जाता है, उसका अनुस्वार हो जाएगा। संधि विच्छेद किया हुआ पद है, जैसे उदाहरण लिखा हुआ है त्वम धन करोसी, त्वम धन करोसी। अब यहां कंडीशन के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर अंतिम वर्ण मकार है, प्लस उत्तर पद कैसे प्रारंभ हो रहा है, तो संधि जब हम करेंगे तो संधि करते समय इस नियमों के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार जो मकार होगा वह अनुस्वार में बदल जाएगा और संधि हो जाएगी त्वम, और पूर्व जो उत्तर पद है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, करोसी, त्वम करोसी, ये इसकी संधि हो जाएगी। यानी कि ये कंडीशन आपको कब रखनी है, ये कंडीशन आप रखोगे जब पूर्व पद के अंत में मकार हो और उत्तर पद का प्रारंभ किसी व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होता है, तो संधि करते समय पूर्व पद का मकार अनुस्वार में बदल जाता है और उत्तर पद को हम यथा स्थिति में ही लिख देते हैं। फिर एक इसमें कंडीशन रही कि यदि संधि विच्छेद किया पद है और संधि विच्छेद के पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण मकार आ गया और उत्तर पद यदि स्वर से प्रारंभ होता है, उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर है, तो वहां पर आपको मैं का अनुस्वार नहीं करना है, वहां पर मैं का अनुस्वार नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अहम दन अपि, अहम दन अपि, तो इसमें इस नियम के अनुसार यहां पर उत्तर पद का प्रारंभ स्वर से हो रहा है ऐसे, तो यहां पर संधि जब हम करेंगे तो जो मैं है इस मैं का अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि इधर जो उत्तर पद में स्वर आ रखा है उस स्वर की मात्रा मैं के साथ में लग जाएगी। तो यहां संधि जब हम करेंगे तो संधि हो जाएगी अहम, अब मैं पूरा हो जाएगा पी, अहम पी, ये इसकी संधि होगी। तो आपको कंडीशन ये याद रखनी है, मोनोस्वार में, मोनोस्वार संधि में आपको ये नियम विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण मैं लिखा रहा हूं आपको, जैसे अहम धावामी, अहम धावामी, इस पर की संधि करनी है, अहम धावामी संधि करनी है, तो इसमें यहां अंतिम वर्ण मैं आ गया, उत्तर पद ध से प्रारंभ हो रहा है, तो ये व्यंजन वर्ण है और संधि हम करेंगे तो संधि हो जाएगी अहम, यहां अनुस्वार आ जाएगा मैं का और धावामी, अहम धावामी, ये इसकी
संधि किया हुआ पद आ गया तो इसकी संधि विच्छेद कैसे करनी है। यदि संधि किया हुआ पद आ गया और उसकी संधि हमारे को करनी है, जैसे संधि किया पद आ गया त्वम पठसी, ये इसकी संधि किया पद है। अब ये पद आ गया और आपको इसकी संधि विच्छेद करना है, तो आपको ये नियम रखना है। अब इसका ये नियम लगा दो। अब इसमें आपको केवल प्लस का चिन्ह लगाना है, धन लगाना है बीच में। यहाँ पर व्यंजन, यहाँ अनुस्वार के बाद में यदि व्यंजन है तो संधि विच्छेद करते समय आपको तुरंत इसमें क्या करना है, त्वम को लिख दो ऐसे, त्वम मकार लगा दो, प्लस का चिन्ह और पठसी, वापस इसमें मकार आ जाएगा। संधि विच्छेद जब हम करेंगे संधि पदों की तो वहां पर हमें मकार लिखना होगा, और जब संधि करनी है तो वहां पर से मकार को हटाकर उस मैं के स्थान पर हमें अनुस्वार लगाना है। यह अनुस्वार संधि होगी, मौनुस्वार संधि। अब ये व्यंजन संधि के आपके तो 3 भाग थे जो आपके सिलेबस में थे। इससे संबंधित तीनों भाग मैंने आपको बता दिए हैं। स्वर संधि के जो भाग थे वो भी मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिए हैं। व्यंजन जो हल संधि थी उसमें आपके 3 भाग है आपके सिलेबस में, जसत्व है, जसत्व के बाद में परस्व वर्ण और परस्व वर्ण के बाद में मौनोस्वार। तीनों को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, तीनों के उदाहरण अच्छी तरह से लिखना है। अगले जो वीडियो में है, इस अगले वीडियो में हम इस संधि का जो भाग है वह तीसरा भाग वह है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में आपका कौन सा भाग आ रखा है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो स्वर अच संधि थी उसके उदाहरण, व्यंजन हल संधि के उदाहरण, व्यंजन हल संधि में जो जसत्व है, परस्व वर्ण और मौनोस्वार जो संधि है उसको अच्छी तरह से याद करना है। उसके कुछ उदाहरण जो आज मैंने संधि पढ़ाई है आपको अच्छी तरह से लिखना है। नियमों को थोड़ा विशेष रूप से आपको याद रखना है। जब तक नियम आपके समझ में नहीं आएंगे संधि नहीं आएगी, इसलिए जो नियम होंगे उन नियमों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। और अगले वीडियो में हम जो भाग है विसर्ग संधि, उस विसर्ग संधि को पढ़ेंगे।